मित्रों, आइए हम देखते हैं खाद्य श्रृंखला के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। देखिए, सूर्य हमारा जो है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इसी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हमारे पौधे सोलर एनर्जी को जैविक एनर्जी में कन्वर्ट करके भोजन बनाते हैं और इस भोजन का उपभोग करके आगे हम खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। विभिन्न जीवधारी पौधों से प्राप्त भोजन को ही ग्रहण करते हैं। जो शाकाहारी हैं वो पेड़ पौधे बीज फल खाते हैं और जो मांसाहारी हैं वो हर बड़ा जीव छोटे जीव को खा करके आगे बढ़ता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है और ऊर्जा कैसे कैसे आगे बढ़ती है, आइए हम इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, देखिए, सूर्य से जो है वो ऊर्जा इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें हाइड्रोजन का एक अणु दूसरे हाइड्रोजन के अणु से मिलकर के हीलियम का एक अणु बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है। इस नाभिकीय संलयन में दोनों हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने से कुछ पदार्थ का जो है वो क्षय होता है और वही जो पदार्थ क्षय होता है वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, जो प्रकाश के रूप में हमको प्राप्त होता है। प्रकाश हमको दो तरीके से प्राप्त होता है, एक दृश्य और एक अदृश्य। दृश्य प्रकाश की सहायता से हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। अदृश्य प्रकाश, जिसको हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं, वो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के द्वारा रोक दी जाती है। और आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, सूर्य से जो है जब प्रकाश चलता है तो ये आपतित, मतलब ये विकिरण के माध्यम से आता है, हमारे पृथ्वी पर आपतित होता है और ये प्रकाश आपतित होने पर हमारे पेड़ पौधों पर पड़ता है। हमारे पेड़ पौधे जो है इस प्रकाश की सहायता से अपने पत्तियों में, जो कि इनके पत्तियों में जो है क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है, इस क्लोरोफिल की सहायता से ये भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके ये अपना विकास करते हैं। इसी भोजन का प्रयोग, ये जैविक एनर्जी जो सोलर एनर्जी से कन्वर्ट होकर के बनती है, इसी जैविक एनर्जी का प्रयोग हमारे जीवधारी करते हैं। जीवधारियों में जो सबसे छोटा जीवधारी हमारा है टिड्डा, जो कि आश्रित होता है पेड़ पौधों के पत्तियों पर। टिड्डा पेड़ पौधे के पत्तियों को खाता है और इस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे से उसको 10%, जो 100% एनर्जी इनकी होती है, इस एनर्जी का 10% टिड्डे को प्राप्त होता है। इस टिड्डे को कहीं कहीं जाकर के मेढक खाता है और मेढक जो है वो भी टिड्डे को खा करके सिर्फ टिड्डे से 10% एनर्जी प्राप्त करता है। मेढक को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है। तो यहाँ पर आकर के हमारी खाद्य श्रृंखला कंप्लीट हो जाती है। जब भी पूछेगा तो बीच में से एक किसी को हटा देगा और खाद्य श्रृंखला को पूछेगा कि इस खाद्य श्रृंखला को पूरा करिए, तो दे देगा टिड्डा, सांप, मोर। तो आपको बीच में जो है मेढक बचता है। या फिर ऐसे पूछेगा, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने का तरीका है कि जैसे पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे हमारे जो है वो उत्पादक का कार्य करते हैं। मित्रों, इनसे उत्पादन हो रहा है, ये फैक्ट्री है, ठीक। इस उत्पादक को सबसे पहले जो खाता है प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं उसको। टिड्डे को प्राथमिक उपभोक्ता, टिड्डे को खाने वाले जो मेढक है इसको द्वितीयक उपभोक्ता, इसको खाने वाले जो सांप हैं इनको तृतीयक उपभोक्ता और सांप को खाने वाले जो मोर हैं उनको चतुर्थ उपभोक्ता के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी करेगा कि निम्न में से उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उत्पादक कौन है, द्वितीयक उत्पादक कौन है। और ये सारे पदार्थ, जितने भी ये पदार्थ हैं सोलर एनर्जी से जो जैविक एनर्जी में कन्वर्ट होकर के होते हैं, इनको जैव पदार्थ कहते हैं। कुछ भी, जैसे इनसे कुछ भी जो रिलीज होगा, जो भी निकलेगा, उस सबको जैविक मटेरियल कहते हैं। और आगे चल करके इसी जैविक मटेरियल को आप क्लासिफाइड करते हैं जैविक और अजैविक में। तो वो टॉपिक हम आगे के चरण में देखेंगे। तो मित्रों, देखिए, सीधी सी बात है, एक और खाद्य श्रृंखला मेंटेन होती है। जैसे पेड़ पौधों को खा करके हिरण आगे बढ़ता है, जीवित होता है, इसको प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। और हिरण को खा करके शेर जीवित रहता है, तो शेर को जो है द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो ये एक छोटी सी चेन है और एक ये बड़ी चेन है। तो ये श्रृंखला बड़ी है और ये श्रृंखला छोटी है। तो मित्रों, सीधी सी बात है
जो आपने सीखा है वो ये सीखा है कि सौर से जो प्राप्त ऊर्जा है उसको हमारे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। अपने पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल है उनकी सहायता से भोजन बनाते हैं, खनिज लवण की सहायता से भोजन बनाते हैं। इस भोजन का उपयोग जो है वो हमारे जीवधारी करते हैं। जीवधारियों में जो सबसे पहले जो शाकाहारी चीज़ों पर, पेड़ पौधे पत्तियों पर निर्भर होता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जो उस प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता पे निर्भर होता है उसको तृतीयक, और जो तृतीयक उपभोक्ता पर निर्भर होता है उसको चतुर्थ कहते हैं। तो ये खाद्य श्रृंखला का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इसको बड़ी ही आसानी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। मित्रों देखिए, ये हमारा सूर्य है और जो सूर्य है, सूर्य से जो किरणें निकलती हैं ये सभी किरणें विकिरण माध्यम से हमारे पृथ्वी तक आती हैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह है, इस तक आती हैं। पृथ्वी अपने ज़रूरत का 2 अरबवां भाग उपभोग में लाती है और बाकी को परावर्तित कर देती है। ये किरण आई, आपतित हुई और ये किरण आपकी परावर्तित हो जा रही है। ठीक जैसे आप जानते हैं कि रेगिस्तान जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। ठीक, तो जो चीज़ जैसे ही गर्म होगी उसके बाद वो उसी तरह से ठंडी भी होती है। मित्रों, सबसे ज़्यादा जो परावर्तन है वो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से जो हमारे बर्फ जमी हुई है उससे परावर्तन सबसे तेज होता है, उसकी सतह से परावर्तन सबसे तेज होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए मित्रों, होता क्या है कि जब ये किरणें आपतित होती हैं और जब परावर्तित होती हैं, एक ये नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन हमारे मानव उपक्रम के द्वारा हमने कुछ गैसों को जो है वो वायुमंडल में छोड़ दिया है, जैसे CO2, CO, SO2, NO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैसें क्या करती हैं? ये गैसें इस आपतित किरण को, जो आपतित किरण है, जब आने के लिए तो आने देती हैं जिसके अंदर गर्मी होती है, लेकिन जब ये जाने का काम करती हैं तो इनको हमारे वायुमंडल से वापस नहीं जाने देती हैं और इस ऊर्जा को जो है वो यहीं पर रोक लेती हैं, जिसको आप कहते हैं कि कंबल जैसा बिहेव करती हैं कि जो बाहर से ऊर्जा आती है उसको तो आने देती हैं, लेकिन जो अंदर की ऊर्जा है उसको बाहर नहीं जाने देती। तो हमारे वायुमंडल का जो तापमान है वो लगातार वृद्धि करता रहता है और जब तापमान बढ़ता है तो इसी को कहते हैं वैश्विक उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की जो कारण है, ये चारों गैसें ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण मानी जाती हैं और इस तापमान को वापस नहीं जाने देती हैं। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस जो है वो ध्रुवीय प्रदेशों में या ठंडे प्रदेशों में सब्जियां उगाने के लिए एक विशेष प्रकार का कांच का घर बनाया जाता है जिसके अंदर का तापमान नियंत्रित किया जाता है और उस नियंत्रित तापमान पर हम फल या सब्जियों का उत्पादन करते हैं और वहाँ पर उपभोग करते हैं। इसी तरह की स्थितियाँ हमारे पृथ्वी के बाहरी वातावरण में बन जाती हैं और वैश्विक तापमान जो है वो लगातार वृद्धि कर रहा है। बार बार जो है इसकी चेतावनी विभिन्न संगठनों के द्वारा दी जा रही है। तो ये गैसें सबसे पहले जो काम करती हैं वो ये काम करती हैं। दूसरा जो इफेक्ट डालती हैं, ये हमारे वायुमंडल में H2O पानी जल वाष्प के रूप में उपलब्ध है। इसी जल वाष्प से ये सारी गैसें मिल करके क्रिया करती हैं और अपना अपना एक कंपोनेंट बनाती हैं, जिसमें से अगर सल्फर डाइऑक्साइड को H2O से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा H2SO4, यानी इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिकम। यानी इसी को बोलते हैं तेजाब। और जब ये जलवाष्प क्रिया करके बारिश के रूप में पृथ्वी की सतह पर बरसती हैं तो इसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। मित्रों, ये ऐसे क्षेत्रों में होती हैं जहाँ पर प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा होता है,
जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा है, जहाँ पर औद्योगिकरण ज़्यादा है, वहाँ पर अम्लीय वर्षा का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह की बरसात होती है, और जहाँ पर ये बरसात का पानी जा कर के जिस भी झील में, तालाब में, कहीं भी जहाँ पर ये इकट्ठा होता है, उस जगह को बोलते हैं मृत झील। ठीक, जहाँ पर भी ये इकट्ठा होगा वहाँ पर पानी की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे उसमें कोई भी जीवधारी जीव या वनस्पति पनपने नहीं पाती है, और इसकी वजह से जो है इस प्रकार की झीलों को मृत झील कहते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मित्रों, ये 2 टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। एक टॉपिक आपका है ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान से रिलेटेड गैसें कौन सी हैं, कौन सी गैसें बढ़ाती हैं। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और दूसरा है कि कौन सी गैसें जो है वो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। तो यही गैसें अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। एक और टॉपिक इसमें है जिसमें आपका सबसे ऊपरी परत हमारी पृथ्वी की होती है, उसको बोलते हैं ओजोन परत। इस ओजोन परत में CFC गैसों के कारण, CFC इसको बोलते हैं कार्बन, और इनका उत्सर्जन का मुख्य केंद्र जो है वो AC है, फ्रिज है, और शीतलक मतलब जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोर हैं, इनसे ये गैसें, फोम जहाँ बनता है, इनसे ये गैसें निकलती हैं। और ये CFC गैस जो है वो हमारी ओजोन परत का क्षरण कर दी है। इस तरह से ओजोन परत जो है वो हमारी नष्ट हो गई है, और इस नष्ट हुई परत से जो है वो घातक अल्ट्रावायलेट किरणें, जिनको UV किरणें आप बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी किरणें जो है वो हमारी पृथ्वी तक आ रही हैं। और इनके आने से हमारे जो जीव हैं, जो वनस्पति हैं, वो नष्ट हो रहे हैं, वो झुलस जा रहे हैं, और इनमें कैंसर जैसे गुण पाए जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी की जो रक्षा कवच है ओजोन, ठीक है, ओजोन के एक अणु को मारने के लिए एक क्लोरीन का जो अणु है वो 1 लाख अणुओं के, ओजोन के अणुओं को जो है वो नष्ट तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद जब वो ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो ऑक्सीजन जो है वो भारी है, वो पृथ्वी की निचली परत में आ जाती है, जिससे ओजोन लेयर नष्ट हो रही है। अभी इस लॉकडाउन में कुछ रिपेयर का काम हुआ है, वो आप लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आपका इसमें 3 टॉपिक कंप्लीट होता है। एक आपका ओजोन लेयर, दूसरा आपका ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, और तीसरा आपका जो है वो अम्लीय वर्षा है।